अगर एक नॉर्मल सिस्टम है या एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आप उसको एम्बेडेड सिस्टम से अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि वेदर इट इज एन एम्बेडेड सिस्टम और इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग. फर्स्ट, whether it is providing a specific task only. Second, whether it is providing that task in a limited time, okay, or in a given time, then it will be considered as an embedded system, or else it will become considered as a normal system. Okay, so that we have studied embedded system, हमने थोड़ा बहुत समझा. उसके बाद हमने डिफरेंस देखा नॉर्मल कंप्यूटर्स के बीच में और एम्बेडेड सिस्टम के बीच में. तो डिफरेंस जो था कि नॉर्मल कंप्यूटर्स में मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो. टाइम कंस्ट्रेंट एम्बेडेड सिस्टम में है, कंप्यूटर में टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है. माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है. ये आज पढ़ेंगे क्यों आखिर माइक्रो कंट्रोलर ही एम्बेडेड सिस्टम में पॉसिबल है. वी कैन ऑल्सो यूज माइक्रो प्रोसेसर एज वेल, लेकिन ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम में वी जनरली यूज माइक्रो कंट्रोलर ओनली. बट इसका क्या रीजन है, विल स्टडी ओके रिगार्डिंग दैट. फिर देखा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर होता है जो जनरली स्लोअर होता है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि उसके अंदर जो ओएस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. whereas in the case of embedded system the responsiveness is very fast. You want the response of a remote very fast. As soon as you press key it should happen. Okay, it should not take some time to get boot first. बूट होने के बाद सिस्टम चालू होगा, फिर आप जाके अपना ऑप्शन सिलेक्ट करोगे. वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा आपने बटन प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली चालू होना चाहिए. So that is why the system embedded system is generally faster. OS जो है वो सिंपलर है. इसके अंदर जो OS यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज OS कॉल्ड एज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? इट इज कॉल्ड एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. real operating system, whereas in the case of computer system we use an operating system which is called as जनरल. general operating system. Okay, so these are the some differences. Then costly अगर देखोगे तो general purpose are generally costlier, whereas the embedded system are less costly. but ये depend भी करता है कि आप device कौन सा use करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आजकल के जमाने में डीएसएलआर कैमरा यूज कर रहा हूँ, ओके, सो डीएसएलआर कैमरा 2 लाख 3 लाख तक भी आ जाता है. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द डिवाइसेस आल्सो. बट जनरली अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात किया जाए तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो जनरली चीपर होता है. ओके, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी चीप रिमोट टू वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स आल्सो. सो डिपेंड करता है उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर कौन से लेवल का यूज हो रहा है. ओके, सो अगर सस्ता वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज करोगे तो सस्ता उसका कॉस्ट होगा, ज्यादा महंगा माइक्रो कंट्रोलर यूज करोगे तो ज्यादा महंगा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोबाइल है आपका, मोबाइल के अंदर देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर जो आपके सेंस करता है. आईएमएक्स का नाम सुना होगा आपने. हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ आईएमएक्स? आईएमएक्स सेंसर का नाम सुना है आपने? generally used in comes in the different mobile phone. For example 48 megapixel IMX sensor, Sony IMX sensor सुना है? नहीं. Yes. मोबाइल के पीछे जो आपका Yes, yes. जो कैमरा Yes, होता sir. है ना, कैमरा के अंदर there are IMX sensors which are made up of by Sony होगा या Samsung होगा या जो भी मैन्युफैक्चर होगा. जनरली उस सेंसर को हम IMX सेंसर बोलते हैं. तो ये IMX सेंसर का काम क्या होता है कि जो भी आप इमेज कैप्चर करते हो दैट इमेज इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, इमेज किस फॉर्म में होता है? The image that you are trying to look at outside, is it in the form of analog or is it digital? Analog. डिजिटल. Analog. जो आप बाहर की दुनिया है that is analog. जो इमेज कैप्चर करके उस एनालॉग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? The photo that you get, the image that you get after capturing it is converted into which form? Digital. Is it in the form of analog or digital? So the task of converting from analog to digital, that photo sensor is called as IMX sensor. Okay, so IMX sensor की बात कर लो तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है. लेकिन वही अगर आप नॉर्मल मोबाइल के अंदर अगर आप जो आपका IR ब्लास्टर है वो थोड़ा चीपर होगा. तो डिपेंड करता है कि आप एम्बेडेड सिस्टम किसके लिए यूज कर रहे हो. डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन आल्सो. सो जनरल टर्म में अगर बात किया जाए तो एम्बेडेड सिस्टम आर क्वाइट चीपर कंपेयर टू अ नॉर्मल प्रोसेसर. ओके, नॉर्मल कंप्यूटर्स. सो वो एक डिफरेंस देखा हमने. फिर बाद में मेमोरी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी ज्यादा लगती है, वेयर एज कंपेयर टू जो एम्बेडेड सिस्टम है उसके अंदर मेमोरी कम लगेगी. पावर सेविंग मोड, जनरली नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर पावर सेविंग मोड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम उस वक्त कभी ना कभी वो चल रहा होगा. वेयर एज इन द केस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ योर वर्क यू जनरली डोंट यूज दिस सिस्टम. उसके अगले बार जब काम आएगा फिर आप उस सिस्टम को
चालू करोगे, so by the time of the next functionality your system should go into that power saving mode, वरना unnecessary आपका power consumption होगा, unnecessary आपका माइक्रो कंट्रोलर चलता रहेगा। so वो माइक्रो कंट्रोलर को स्टॉप करने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है पावर सेविंग मोड, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ओके, देन जो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आज नेक्स्ट टॉपिक है जो पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सवाल क्या होगा, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, ड्रॉ इट्स आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन इट्स आर्किटेक्चर। सो अगला जो टॉपिक है, it is called as the components or the architecture of embedded system. Okay, is it visible to you? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, so I will just go to the diagram. From the diagram you can understand what are the components it has. So सबसे पहले कोई भी embedded system के अंदर जो सबसे important part होगा, that would be called as processor. बराबर ना? Everybody agrees with that? Everybody agrees? Okay, for example computer के अंदर processor होगा, Yes, sir. ओवन के अंदर प्रोसेसर होगा क्या? ओवन के अंदर does oven require a processor? No. No. ओवन के अंदर प्रोसेसर लगेगा? लगेगा ना। ओवन के अंदर टाइम कौन सेट करेगा, खाना बनाने के लिए मोड कौन सेलेक्ट करेगा, वो जो नीचे जो डिश रोटेट होती है वो रोटेशन कौन करके देगा आपको, तो कोई ना कोई एक प्रोसेस तो करेगा आपके सिस्टम को, सो प्रोसेसर लगेगा। ओके, आपके टीवी में प्रोसेसर लगेगा, टेलीविजन डज इट रिक्वायर अ प्रोसेसर? Yes. सबको लगेगा ना बेसिकली। सब सिस्टम Does को fan- लगेगा सर। Does fan require a processor? Does fan? नहीं। No. Does tube light require a processor? No. 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 So, जहाँ पे प्रोसेसिंग की जरूरत है वहां पे प्रोसेसर लगेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? सिंपल लाइन में अगर बोला जाए, जहाँ पे प्रोसेसिंग लगेगी वहां पे प्रोसेसर लगेगा। अब ये डिपेंड करता है वो प्रोसेसिंग किस लेवल में लगेगी। अगर ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है तो वहां पे क्या लगेगा? माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। कम प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे क्या लगेगा? माइक्रो कंट्रोलर लगेगा। बराबर ना? इससे सब सहमत है ना? Yes, sir. ओके, सो प्रोसेसर है, सो आई कैन ऐड प्रोसेसर। मैं चाहूँ तो वहां पे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी डाल सकता हूँ और मैं माइक्रो कंट्रोलर भी डाल सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि अगर मैं सस्ता वाला अगर बनाऊंगा एक एम्बेडेड सिस्टम तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर ही डालना पड़ेगा। सो आई हैव द फ्रीडम ऑफ एडिंग बोथ द थिंग्स। ओके, सो अगर मैं चाहूँ तो एक 20,000 का भी एक रिमोट कंट्रोलर बना सकता हूँ एसी को कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर मैं न्यूज भी देख सकता हूँ, उसके अंदर मैं कॉल भी कर सकता हूँ। बट जनरली अगर जो लोग खरीदेंगे वो 20,000 का नहीं खरीदेंगे, उस टाइम पे 100 रुपए का लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन 100 के अंदर आई कैन नॉट ऐड अ माइक्रो प्रोसेसर इनटू इट, सो आई हैव टू ऐड अ माइक्रो कंट्रोलर इनटू इट। सो प्रोसेसर जो है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ, जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट थिंग दैट इज रिटन ओवर हियर इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सो एम्बेडेड सिस्टम का अंदर जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर होगा, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होगा। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि उसको आप ये इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है कि माइक्रो प्रोसेसर है। उसको आप इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करता है या मल्टीपल टास्क करता है। अगर वो स्पेसिफिक टास्क करेगा तभी वो एम्बेडेड सिस्टम कहलाएगा, अगर वो मल्टीपल टास्क करेगा तब वो एक नॉर्मल सिस्टम कहलाएगा। सो उसके अंदर प्रोसेसर कोई भी होता है, जनरली इट इज माइक्रो कंट्रोलर। सो पहला कंपोनेंट क्लियर है आप सबको? Yes. Yes, sir. ओके, सेकंड कंपोनेंट इज जनरली हर एक कंप्यूटर के अंदर होता है, इज कॉल्ड एज मेमोरी। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वी हैव गॉट टू टाइप ऑफ मेमोरी, वन इज कॉल्ड एज अ रैम एंड अदर इज कॉल्ड एज रोम। सो रैम का फुल फॉर्म इज, आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग्स, Random access Random memory. access memory. random access memory, ROM stand for Read only memory. रीड ओनली मेमोरी। सो हर एक डिवाइस के अंदर जहाँ पे प्रोसेसर है वहां पे रैम और रोम लगेगा। बराबर ना? रैम और रोम में क्यों लगाते हैं हम रैम एंड रोम? इन ऑर्डर टू मेमोरी क्यों यूज करते हैं? व्हाट वी स्टोर इन मेमोरी? वी स्टोर टू थिंग्स जनरली। क्या स्टोर होता है? डेटा एंड प्रोग्राम। डेटा एंड प्रोग्राम। सो जनरली हम मेमोरी यूज करते हैं डेटा एंड प्रोग्राम के लिए। सो प्रोसेसर लगा दिया हमने, मेमोरी लगा दिया, उसके अलावा वी रिक्वायर सम इनपुट डिवाइसेस एंड सम आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस किस लिए? ताकि हम उसके अंदर इनपुट दे सके, आउटपुट डिवाइसेस ताकि हम उसका आउटपुट दे सके। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में प्रोसेसर तो समझ में आ गया, जो सब चीज को कंट्रोल करेगा, हीट को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, टाइम को कंट्रोल करेगा, आपके नीचे के जो मोटर है जिसपे वो डिश घूमती है, रोटेट होती है, उसको कंट्रोल करेगा। ओके,
मेमोरी समझ में आ जाती है, मेमोरी किस लिए यूज हो रही है, ताकि उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम अगर आपको डालना है तो वो आप मेमोरी में डाल सकते हो, डेटा डालना है वो आप डाल सकते हो। इनपुट डिवाइस क्या होगा आपके हिसाब से एक माइक्रोवेव ओवन में? व्हाट इज द इनपुट डिवाइस दैट वी यूज? The modes we select. The modes you select, the button that you press, the knob that you want to basically you turn the knob in order to increase the temperature or increase the time. So those are the input devices. What are the output devices that you have? Output device क्या है माइक्रोवेव ओवन में? what where you Timer. डिस्प्ले स्क्रीन, the display not the timer, the display जो है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा जो आपका डिश है जो रोटेट कर रहा है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली एक नीचे मोटर होता है, वो मोटर को कितनी स्पीड से घुमाना है वो आपका प्रोसेसर डिसाइड करता है। ओके, सो वो जो मोटर जो रोटेट हो रहा है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों लगेगा। उसके बाद देयर इज अ सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट दिया गया है यहाँ पे। सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट क्या होता है? अगर बेसिकली अगर एक डिवाइस को कम्युनिकेट करना है दूसरे डिवाइस से तो वो कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, आपके टेलीविजन में भी एक माइक्रो कंट्रोलर रहेगा, आपके रिमोट के अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होगा। ओके, अगर रिमोट को कम्युनिकेट करना है कि कौन सा चैनल बदलना है थ्रू अ टेलीविजन, वो कम्युनिकेट कर पाएगा थ्रू अ कम्युनिकेशन पोर्ट। ये कम्युनिकेशन पोर्ट कैन बी अ सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट और इट कैन बी अ पैरेलल कम्युनिकेशन पोर्ट। डिफरेंस क्या है सीरियल एंड पैरेलल में कि सीरियल में आपका लॉन्ग रेंज तक आप कम्युनिकेट कर पाते हो, पैरेलल में आप शॉर्ट रेंज तक कम्युनिकेट कर पाते हो। दूसरा डिफरेंस ये है कि सीरियल में आप स्लोअर कम्युनिकेशन कर पाते हो, पैरेलल में फास्ट कम्युनिकेशन होता है आपका। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, कहाँ पे आपका रेंज ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे आपका डेटा ज्यादा जरूरी है, स्पीड ज्यादा जरूरी है, उस हिसाब से आप कम्युनिकेशन का पोर्ट यूज करते हो और आप अपने एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लगाते हो। जनरली ओवन के अंदर बात की जाए तो सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल एम्बेडेड सिस्टम, इफ यू टॉक अबाउट एसी एंड इट्स रिमोट, वहां पे सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट कम्युनिकेशन लगेगा। अगर आप टेलीविजन और उसके रिमोट की बात की जाए तो उसके अंदर लगेगा। ओके, नाउअडेज मेरे ख्याल से कुछ फैंस के अंदर भी रिमोट सिस्टम आते हैं। सो उस केस में फैन विल बी कंसिडर्ड एज एम्बेडेड सिस्टम। अर्लियर आपने बोला था फैंस एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में देयर आर सर्टेन फैंस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट्स। ओके, सो उस केस में जो फैन है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। इवन जो बल्ब्स आते हैं आजकल, स्मार्ट बल्ब्स भी आते हैं, उसको आप कंट्रोल करते हो, उनका लाइटिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। सो इवन नाउअडेज द बल्ब्स आर आल्सो कम्स अंडर द एम्बेडेड सिस्टम कैटेगरी। सो उसके लिए जो आप कंट्रोल करने के लिए जो आप सेंसर्स यूज करोगे, उसके लिए जो आप रिमोट यूज करोगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यू रिक्वायर अ सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट कम्युनिकेशन। इज द point of serial and parallel port communication clear to you? yes, Yes. Then there is a component which is called as interrupt controller. Okay, interrupt controller कोई बता सकता है what is interrupt? Do you guys remember what is an interrupt? interrupt याद है? अगर आपका एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस नॉर्मल एग्जीक्यूशन के बीच में अचानक से किसी को कोई सर्विस चाहिए, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन क्या होगा? विल इट गेट ओवर? फिर वो सर्विस बाकी वालों को सर्विस नहीं देगा, अपने सर्विस को रोक के पहले उसको सर्विस देगा? क्या करेगा? According to the priority. अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। एक्सीलेंट। ओके, सो प्रायोरिटी के अगर हिसाब से मान लो अगर वो इंटरप्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो क्या करेगा? अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन रोकेगा या कंटिन्यू करेगा? नॉर्मल एग्जीक्यूशन gets executed or it gets halted if the priority is given to interrupts. Depends Halt. whether it is maskable or non-maskable. I'm saying that it should be the interrupt should be provided. Interrupt should be given. Yeah. So execution will get halted. Halt, yeah. Execution will get halted. Okay. After it gets halted, उसके बाद आप क्या करोगे? उस इंटरप्ट के लिए एक सब रूटीन होगा जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ISR। क्या बोलते हैं? ISR। इंटरप्ट सब रूटीन। वो इंटरप्ट सब रूटीन क्या होगा? एक प्रोग्राम होगा जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। वहां से जाकर के उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उससे जो भी आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट आपके इंटरप्ट के जो पेरिफेरल डिवाइसेस है या जिसको इंटरप्ट चाहिए उसको आप वो सर्विस प्रोवाइड करोगे। आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस यू विल एग्जीक्यूट योर नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बराबर है ना? Yes.
बराबर। Yes, sir. सो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इंटरप्ट कंट्रोलर करके एक अलग से कंपोनेंट होता है जो कि ये सब देखता है कि अगर कोई बाहर से कोई इंटरप्ट किसी को चाहिए आपके एम्बेडेड सिस्टम से, सो उसको हमें प्रोवाइड करना है कि नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन है वो आपका चालू रखना है। सो ये डिसाइड करता है आपका इंटरप्ट कंट्रोलर। सो सारे कंपोनेंट कवर अप हो चुके। एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच गया वो है टाइमर एंड काउंटर। ओके, सो टाइमर एंड काउंटर कंपोनेंट को अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ के लो कि टाइमर एंड काउंटर इज अ डिले एलिमेंट। ओके, ये एक डिले प्रोवाइड करता है। ओके, अगर एक लेमैन की बात में अगर आप समझना चाहो कि टाइमर एंड काउंटर, क्योंकि अभी फिलहाल इसको अगर अभी समझेंगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू कवर अप कि एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या होता है। तो टाइमर एंड काउंटर एक क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिले जनरेट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे माइक्रोवेव ओवन में 50 सेकंड के लिए कोई भी चीज को कुक करनी है, तो आई सेट द टाइमर फॉर 50 सेकंड। ओके, 50 सेकंड का मैंने टाइमर रखा, 50 सेकंड का टाइमर रखा मैंने, और क्या बराबर 50 सेकंड के बाद आपका प्रोसेसर जो रहता है वो सिस्टम को हॉल्ट कर देता है और आपका फूड कुक हो जाता है। तो ये जो 50 सेकंड का जो डिले मिला है ये प्रोसेसर कैलकुलेट नहीं करता, वो एक सर्किट कैलकुलेट करती है जिसका नाम है टाइमर। ओके, सो टाइमर बेसिकली कैलकुलेट्स द टाइम, उतना वो डिले जनरेट करता है और वो प्रोसेसर को बताता है कि भाई तुम्हारा 50 सेकंड जो टाइम था वो हो चुका है, अब आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बता दो कि तुम्हारा काम हो चुका है, लाइट ग्लो कर दो और वहां पे डिस्प्ले पे एंड लिख दो। तो ऑटोमेटिकली फिर जो भी एक यूजर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ खाना बन चुका है, अब आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज हाउ द टाइमर एंड काउंटर सर्किट इज जनरली यूज्ड। सो अगर एक लाइन में लिखना है, सो टाइमर एंड काउंटर इज अ सर्किट व्हिच जनरली गिव्स अ डिले, simple as that. And finally, to run all the components we require a supply, so that is called as a power supply. So plus VCC and ground we provided और उसके basis पे सारे component आपके work करते हैं। Is the architecture of embedded system clear to you? Yes. Okay, so if the question comes, what is an embedded system? Explain the components of the embedded system. Please write down that question. If you're writing down in your book, please write down the question. The question is important. Explain the embedded system and what are the components of the embedded system. So if this question comes, so the definition of an embedded system is, an embedded system is a system where all the components work together to provide a specific task in a given time constraint. So that is called an embedded system. So please go Yes, slow. yes. Go slow. Okay, sorry. Okay. So embedded system क्या है? Embedded system is a system which uses different components. Embedded system is a system which uses different components to generate a specific functionality, to generate a specific functionality in a given time constraint. In a given time constraint. I think I have already provided the definition. हाँ थोड़ा word इधर उधर हुआ होगा, but the definition has been provided earlier in the PDF, so you can check it out over there. Okay, so that definition you have to write. The example that you can think of the embedded system is the most example जो ज़्यादातर हम लोग use करेंगे, that is microwave oven. उसके अलावा you can use refrigerator, your अपना washing machine, your elevator, your mouse, your keyboard, your television, etc. Okay, so those are the example of embedded system. When you come to the component part are, you can list down the component part. So it has got 8 components. So first it require a processor. So the first component is processor. In bracket you can write down either it can be a microprocessor MUP or it can be a MUC. Okay, microcontroller is identified by MUC. Okay, so processor, अगर उसके 2 लाइन उसके बारे में अगर आप लिखना चाहो, so processor is the component which perform the processing of the program on the basis of the data provided by the input and output devices. Okay, so what is a processor? Processor is a component which process the program on the basis of the input provided by the input devices, and the output is generated to the output devices. Clear है ना? Yes, sir. Okay, should I go to the next component? Yes. Okay, the second component is called as a RAM. So RAM is called as random access memory, random access memory.
रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा मेमोरी. ये क्यों बोला जाता है इसको हम बाद में बताया जाएंगे. ओके, सो जनरली लिख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज मेमोरी विच स्टोर्स डेटा. Second memory is called as ROM, which is read-only memory, also called as program memory, because it stores only program. आपके इधर भी बारिश बहुत हो रही है क्या? हाँ सर. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा. यहाँ पे बहुत, हाँ सर. मतलब कोरला में तो बहुत बारिश हो रही है, मतलब पानी भरना चालू हो गया यहाँ पे, ज्यादा ही बारिश हो रही है. हाँ सर, ओके, मेरे को लगा आज आप लोग लेट आ रहे, मुझे लगा बंक वंक मारना चालू हो गया क्या आप लोग? ठीक है. ओके, नहीं बोईसर में नहीं हो रही सर. ओके ओके. सो रैम एंड रोम क्लियर है. Okay, then the next component Yes, sir. is input devices. Next component is input device. So input device is a device which take inputs. अरे लेक्चर है Give it to a processor. Input device is a device which gives input to the processor, and processor process it and produce it to the output device. Processor process it and produce it to the output device. Okay. Example of input devices are the buttons on your remote control, the buttons on your microwave oven to select the modes, the buttons on your washing machine to select the modes again. That's it. So generally the buttons are the input devices. The next component is the output device. So output device क्या है? जो कि आपका output display करेगा. Okay, the output would be displayed again. Okay. Fine. So output device के लिए जो आपका example है, आप generally display screen, LCD screen, LED screen, जो भी जिस फॉर्म में होगा, AMOLED screen, जो भी स्क्रीन जैसा बना होगा, जितना खर्चा कर सकोगे उस हिसाब से आपका AMOLED screen या डिस्प्ले होगा. So generally the costlier one is the OLED. So display is the output device. In case of microwave oven, the rotor or the dish rotor is also an output device. Okay. In case of washing machine, the hose in which get rotated, that is also an output device. The hose. Okay. So these are some of the output devices. Then we'll go to the next component, which is called as a serial/parallel port. What is the component number actually? Serial and parallel port का component number कौन सा है? 6. Okay. So serial and parallel port are used for communication. Between the embedded system. Serial and parallel ports are used for communication between the embedded system. Full stop. Second point. In case of serial port communication, the range of communication will be larger or higher. The range of communication will be higher. Whereas the speed is slower. Whereas in the case of parallel port communication, it is vice versa. You can write down in your own words. Whereas in the case of parallel port communication, it is vice versa. So the speed in parallel port will be higher, whereas the range will be
range will be, range of Higher, communication will be, range will be lower. In case of parallel port communication, it will be lower. In case of serial, Yeah, range parallel. ज्यादा होगा और स्पीड कम होगी सीरियल में. पैरेलल में रेंज कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी. बिकॉज पैरेलल कम्युनिकेट कर रहे हो आप एक साथ 8 लाइन से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा. अगर मतलब बेसिकली मुझे हेलो मैसेज भेजना है, ओके, सो एक लाइन से एच जाएगा, एक लाइन से ई जाएगा, एक लाइन से एल जाएगा, एक लाइन से एल जाएगा, दूसरे लाइन से ओ जाएगा, तो एक साथ हेलो एक साथ चले जाएगा. Whereas in the case of serial communication, पहले एच जाएगा, फिर ई जाएगा, फिर एल जाएगा, फिर एल जाएगा, फिर ओ जाएगा. तो बेसिकली अगर एक मैसेज को सेंड करने के लिए मान लो 1 सेकंड लग रहा है, तो सीरियल कम्युनिकेशन से मुझे कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड, बराबर ना? Whereas in the case of parallel communication, मुझे 5 सेकंड नहीं लगेगा, मुझे 1 सेकंड में सबका सब हेलो एक साथ चला जाएगा. क्लियर है? So the time required generally in case of serial communication will be larger, whereas in the case of parallel communication will be slower. Whereas the range जो है serial communication का जो range होगा वो ज्यादा होगा. So basically it depends कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो. ओके, सो वाईफाई यूज कर रहे हो तो आपका रेंज ज्यादा होगा. ब्लूटूथ यूज कर रहे हो तो उसका रेंज थोड़ा कम होगा, 10 मीटर का रेंज होगा. तो सीरियल कम्युनिकेशन में जो ये जो रेंज है 10 मीटर की बात की जा रही है, वो 10 मीटर एग्जैक्टली 10 मीटर होगा. पैरेलल पोर्ट में अगर आप मल्टीपल पोर्ट से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो रेंज रहेगा इट गेट्स डिवाइडेड इनटू दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोर्ट्स. सो अगर 5 पोर्ट है तो 10 मीटर्स गेट डिवाइडेड बाय 5, सो ऑटोमेटिकली आपका जो रेंज होगा वो 2 मीटर्स का हो जाएगा. सो डिपेंड्स आप कौन सा कम्युनिकेशन का पोर्ट यूज करें. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes. Okay. Next component is called as timer/counter component. Component number 7, timer/counter. Write down timer or counter. Timer or counter are both timer or counter are both different terminologies. Different terminologies having different set of functionalities, having different set of functionalities, but they have but they have same set of but they have same set of component circuit, but they have same set of component circuit. So circuit जो यूज होगा वो सेम ही है, नाम अलग अलग है. टाइमर है, काउंटर है. क्यों नाम अलग अलग? क्योंकि जो फंक्शनैलिटी वो अलग है. टाइमर की फंक्शनैलिटी ऑल टुगेदर अलग है, काउंटर की फंक्शनैलिटी ऑल टुगेदर अलग है, लेकिन दोनों की सर्किट सेम है. ओके, दोनों का जो सर्किट जो अंदर कंपोनेंट है वो सब सेम है. वो क्यों अलग बोला जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है? सो next point, timer and counter circuit is generally used for timer and counter circuit are generally used for providing what they provide Delay. delay. So timer and counter circuit are generally used for providing delay. Full stop. And last is the power supply. The last component is called as power supply. Okay, so power supply में क्या लिखना है? In order to provide power to all the components of embedded system, in order to provide power to all the components of the embedded system, we require a power connectivity. We require a power connectivity which is provided with the help of some power supply components, which is provided with the help of some power supply components. So it can be a battery, it can be an SMPS, it can be a AC power unit, it can be a DC power unit, etc. Okay, so कोई भी power supply आप connect कर सकते हो depending on the embedded system. Okay, so अगर आप आपके जो राउटर की बात करोगे तो राउटर भी एक embedded system है, लेकिन उसके अंदर आपको AC power supply लगेगा. अगर आप एक सेटअप बॉक्स की बात करो तो वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, उसके अंदर भी एसी पावर सप्लाई लगेगा. लेकिन अगर आप
रिमोट की बात करो तो उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई लगेगा जो कि एक डबल ए बैटरी के फॉर्म में आएगा. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन टू द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग. ओके, सो पावर सप्लाई हिसाब से चेंज होगा. एंड लास्ट थिंग, हर एक एम्बेडेड सिस्टम को एक स्पेसिफिक टास्क होगा. वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्किट लगेगा. सो राइट, द लास्ट कंपोनेंट, अगर शायद डायग्राम अगर आपने देखा नहीं होगा तो लास्ट में कंपोनेंट ऐड करो वहां पे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट. ओके, सो वो एप्लीकेशन बना किसके लिए है, वो एम्बेडेड सिस्टम बना किसके लिए, तो उसके रिलेटेड एक सर्किट होगी. वो एक सर्किट उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा. सो अगर एक फैन होगा तो उसके अंदर एक मोटर होगा जो कि उसको चला रहा होगा. ओके, फैन को. अगर ओवन की बात की जाए तो उसके अंदर एक हीटिंग अप्लायंसेस होगा. वो हीटिंग अप्लायंसेस की एक सर्किट होगी कि वो हीट कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होगा. ओके, अगर वॉशिंग मशीन होगा तो वो पूरे के पूरे वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए जो जो आपकी सर्किट्स लगेगी वो एक सर्किट आपको ऐड करना पड़ेगा आपके एम्बेडेड सिस्टम में. सो ये जनरली एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट वो एम्बेडेड सिस्टम टू एम्बेडेड सिस्टम डिपेंड करता है. लेकिन ये सब जो बाकी कंपोनेंट है वो सारे के सारे कंपोनेंट एम्बेडेड सिस्टम में सिमिलर ही रहेंगे. हर एक एम्बेडेड सिस्टम में ये जो 8 कंपोनेंट्स जो आपने लिखे हैं वो 8 कंपोनेंट्स हर बाय डिफॉल्ट हर एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर वो रहेंगे ही रहेंगे. बट एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट वो डिपेंड करता है कि किसी के अंदर 2 सर्किट हो, किसी के अंदर एक एप्लीकेशन को हासिल करने के लिए 5 सर्किट यूज हो, किसी को एक एप्लीकेशन हासिल करने के लिए 10 सर्किट यूज हो. सो डिपेंड ऑन टू द डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम. क्लियर है? इज द डायग्राम क्लियर टू यू? Yes. Okay. Yes, So sir. we'll go to the next topic. We'll discuss about some microprocessors, the processors that is being used in embedded system. Okay, so दो processor use होता है. One is called as a microprocessor, other is called as a microcontroller. Okay, so यहाँ पे इन्होंने इस बच्चे ने मुर्तुजा नाम है इस लड़के का actually. The final student, he has written embedded micro course. So यहाँ पे micro course मत लिखो, embedded processor लिखो वहाँ पे. Write down the title as embedded processors. Okay, because processor दो type का है. One can be called as a microprocessor, other is called as a microcontroller. So we have to have a describe what is a microprocessor, what is a microcontroller. So prerequisite में एक point लिखा गया था, the difference between microprocessor and microcontroller. So we'll be discussing regarding that. ताकि हम अब माइक्रोप्रोसेसर को पूरी तरह से अब हम हटाने जा रहे हैं. वी आर स्विचिंग बैक इनटू माइक्रोकंट्रोलर. माइक्रोकंट्रोलर के अंदर हम घुसने जा रहे हैं. सो एक क्लियर लाइन पता होना चाहिए कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है और माइक्रोकंट्रोलर क्या है. तो वो क्लियर लाइन हम एक खींचने जा रहे हैं और उससे पहले जो भी पढ़ा था वो आप पूरी तरह से हटा दोगे और एक नए फ्रेम के साथ अब सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे. इसलिए ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये. ओके, ये आपके समझने के लिए ज्यादा जरूरी है. क्लियर है? So the title of the topic should be embedded processor, not micro course. Should I go into the system? Should I go into the topic? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we'll start with the microprocessor. So microprocessor क्या है? किसी को याद है microprocessor क्या है? So अगर एक कंप्यूटर की बात की जाए, I will just try to draw the diagram. अगर यहाँ पर दिख पाएगा आपको तो देखते हैं, बना पाऊंगा तो. सो जनरली एक कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक होता है जिसके अंदर सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट होगा? कौन सा कंपोनेंट होता है सबसे पहले? प्रोसेसर. Which is the first component it is required? It is a processor. Processor. Then we require another component which is called as Memory. memory. Okay. Okay. Then we require a input output devices. Okay, clear है ना? सबको दिख रहा है ना ये सब? Is everybody able to view it? Yes, sir. Okay. So ये तो हमने COA में पढ़ा था. Every computer has 3 major component which is called as a processor. It has a memory. It has got a input output devices. The functionality is memory किस लिए use करते हैं हम? Data और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए. Okay. Processor क्यों use करते हैं? Processor क्यों use करते हैं? To process the program. और इनपुट आउटपुट डिवाइस किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम इनपुट दे सके और आउटपुट ले सके. बराबर ना? सो दैट इज हाउ जनरली अ कंप्यूटर इज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोसेसर, this processor is generally which processor? Is it a microcontroller or microprocessor? When we talk about a computer, is it a microprocessor or microcontroller? Microprocessor. It is generally MUPI, yeah, microprocessor. Okay. When we talk about computers, now we are talking about a new system which is called as a embedded system. उसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो
आइदर माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन जनरली 90% टाइम इट इज माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, सो जनरली हम प्रोसेसर जब उस केस में बात करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर की बात करेंगे। ओके, इसके अलावा और क्या होता है? जनरली बस ये 3 कंपोनेंट होता है या कुछ बसेस भी होती है? इज देयर अ बसेस? Yes. Yes. ये बस कौन कौन से टाइप की होती है? कोई बता सकता है? Address What are the bus, buses that data we have? bus, Address control bus, bus. data bus. So कितने बस होंगे? कितने Three. बस होंगे? 3 Three types. 3 bus, तो 3 buses. कौन कौन से एड्रेस बस का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एड्रेस बस? एड्रेस बस की फंक्शनैलिटी Addresses एड्रेसेस व्हाट? transfer करने के लिए. इट कैरीज एड्रेसेस। एड्रेस ऑफ Addresses. व्हाट? एड्रेस ऑफ व्हाट? Where the data is stored. Instruction. एड्रेस ऑफ आइदर प्रोग्राम और डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन मेमोरी, बराबर ना? हम्म. सो एड्रेस ऑफ डेटा, अगर आपको डेटा चाहिए तो एड्रेस ऑफ डेटा होगा, अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो दोनों का एड्रेस, अगर आपको Yes. लेना है, अगर एड्रेस देना है तो वो एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। डेटा बस किस लिए यूज होता है? डेटा Carry बस किस लिए यूज data. होता है? Transferring data? ओनली डेटा? Only data. Yes. नो, कैसे? खाली डेटा कैसे होगा? इट कैरीज बोथ डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। इट कैरीज बोथ डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेमोरी में दो चीज है, डेटा भी है, इंस्ट्रक्शन भी है। सो दोनों लगेगा ना। आपको फेच करोगे, इंस्ट्रक्शन फेच करते हो ना, तो इंस्ट्रक्शन बैठ के किस पे आता है? डेटा बस पे आएगा। वो एड्रेस बस पे बैठ के नहीं आएगा ना। एड्रेस बस पे तो सिर्फ एड्रेस जाएगा उस इंस्ट्रक्शन का। सो डेटा बस नाम भले डेटा है, बट वो सिर्फ डेटा को कैरी नहीं करता। इट कैरीज बोथ डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। ओके, सो अगर मान लो आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, थोड़ा डेविएट करते हैं टॉपिक को। अगर मैंने लिखा मूव AL, 05H, याद है आपको ये इंस्ट्रक्शन? Yes. क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या हो रहा है? Yes. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? 05. 05 register. बराबर ना? अगर मैं मान लो यहाँ पे 1205H को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अब क्या हो रहा है? Address. Offset address जा रहा है. मतलब बेसिकली 1205H लोकेशन पे जो डेटा है वो कहाँ पे मूव करना है? AL में मूव करना है। क्लियर है ना? बराबर? ओके, अभी मान लो इस इंस्ट्रक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है, वो कौन से कितने साइकिल से गुजरता है? व्हाट आर द 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल दैट वी हैव जनरली? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज Fetch, decode, fetch, second one is called as decode, and third one is called as execute। बराबर ना? क्लियर है? तो फेच और डिकोड करने के लिए, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले फेच करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहां पे रहेगा आपके हिसाब से? वेयर इज द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड? मूव AL, 1205H कहां पे स्टोर होगा? memory. मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम स्टोर होता है। सो इट विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। तो उस मेमोरी का एड्रेस होगा कुछ, उस इंस्ट्रक्शन, Yes. ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका कोई एड्रेस होगा? मूव AL, 1205H का कोई इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जहां पे स्टोर होगा उसका एक एड्रेस होगा। वो एड्रेस जो आपको एक्सेस करना है, ये इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस लगेगा वो आप किस बस पे डालोगे? Address bus. Address bus. एड्रेस बस पे डालोगे। सो एड्रेस बस पे आपने एड्रेस किसका डाला? इंस्ट्रक्शन का डाला। ओके, एड्रेस डाला, इंस्ट्रक्शन नहीं डाला, एड्रेस डाला। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब वो इंस्ट्रक्शन, अब वो एड्रेस जाएगा मेमोरी के पास। मेमोरी आइडेंटिफाई करेगा कि देयर इज एन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज मूव AL, 1205H। ये इंस्ट्रक्शन को, जो कि मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर्ड है? ये मूव के फॉर्म में स्टोर्ड है या बाइनरी के फॉर्म में स्टोर्ड है? Binary. एंड इट इज कॉल्ड एज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज Opcode. ऑपकोड। सो वो जो ऑपकोड है, गुड, एक्सीलेंट, ये जो ऑपकोड है जो मेमोरी में स्टोर्ड है, उस एड्रेस पे, जो एड्रेस किस पे डाला गया? एड्रेस बस पे। ये अब जो ऑपकोड है वो किस बस पे बैठ के आएगा प्रोसेसर के पास? Address bus. लेकिन एड्रेस बस पे तो सिर्फ एड्रेस ही जाएगा ना। ये जो ऑपकोड है, Data bus. Data bus पे. ये जो ऑपकोड है वो डेटा बस पे आएगा। सो ये ऑपकोड किसका है? इंस्ट्रक्शन का है ना। सो इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कमिंग ऑन डेटा बस। Okay. सो पहले फेज में आपने क्या पास किया? आपने एड्रेस पास किया। ओके, ये पास एड्रेस, किसका एड्रेस? इस इंस्ट्रक्शन का। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जो कि ऑपकोड के फॉर्म में है, ये ऑपकोड के फॉर्म में मेमोरी से प्रोसेसर में आएगा थ्रू विच बस?
डेटा बस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो अब जो ऑपकोड था, जो आपकी मेमोरी में था, वो अब प्रोसेसर में आ चुका है थ्रू डेटा बस। डेटा बस में आ चुका है, तो पहला पार्ट आपका जो कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने का पार्ट था, वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है? डिकोड करना है। सो डिकोडिंग कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। मेमोरी तो करेगा नहीं, आईओ करेगा नहीं, प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टेबल कॉल्ड एज लुकअप टेबल। याद है? इधर इज अ स्पेशल टेबल कॉल्ड एज Yes. लुकअप टेबल। वो लुकअप टेबल में जाएगा और आइडेंटिफाई करेगा कि 101101 ये अगर मेरे पास मान लो अगर ऐसा कोई ऑपकोड आया, उसका मतलब क्या है, तो वो लुकअप टेबल में देखेगा और आइडेंटिफाई करेगा इसका मतलब है मूव एल करके एक इंस्ट्रक्शन है। बराबर ना? बराबर? So Yes, that sir. step is called as decoding. Okay? Decoding हो गया। अब मुझे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक डेटा लेना पड़ेगा। वो डेटा कहाँ पे स्टोर है? Registers. 1205H लोकेशन पे। 1205H लोकेशन पे स्टोर है। 1205H लोकेशन कहाँ पे है? मेमोरी में है कि प्रोसेसर में? मेमोरी। Memory. मेमोरी में। सो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से ये एड्रेस जो 1205H एड्रेस है, वो मुझे किस पे डालना पड़ेगा? कौन से बस पे डालना पड़ेगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस पे। मतलब बेसिकली फिर से मुझे एड्रेस बस पे एड्रेस डालना पड़ेगा, लेकिन ये एड्रेस किसका होगा? इंस्ट्रक्शन का या डेटा का? डेटा। डेटा का। सो ये बस कौन सी होगी? एड्रेस बस होगी। एड्रेस बस पे मैं डेटा का एड्रेस डाल रहा हूँ और वो एड्रेस कौन सा होगा? 1205H एड्रेस होगा। साथ में मुझे एक ऑफसेट सेगमेंट एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा। सो डेटा सेगमेंट है तो डेटा सेगमेंट का मुझे डीएस एड्रेस ऐड करना पड़ेगा साथ में। अगर आपको याद होगा, अगर भूल गए तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। ये एड्रेस Yes. बस मैं एड्रेस पे डाल दूंगा। ठीक है? अब मुझे एड्रेस बस से 1205H पे मान लो 05H डेटा स्टोर है। ओके, 05H डेटा कहाँ पे स्टोर है? 1205H लोकेशन पे। तो मैं क्या करूंगा? ये जो 05H जो मेमोरी में है, वो कहाँ पे आएगा? प्रोसेसर में आएगा। क्या आएगा? 05H। तो 05H कौन से बस पे बैठ के आएगा? एड्रेस बस पे, डेटा बस पे या कंट्रोल बस पे? डेटा बस। Data bus. डेटा बस पे। तो डेटा बस पे 05 भी बैठ के आया था और आपका ऑपकोड भी आया था। याद है? यहाँ पे ऑपकोड भी आया था। सो बेसिकली डेटा बस विल कैरी बोथ द इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेटा। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके। अब डेटा भी आ चुका है, इंस्ट्रक्शन भी आ चुका है, सब कुछ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? वो जो 5H डेटा था उसको AL के अंदर डाल देंगे और उसके बाद डालने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। क्लियर है? सो हमारा फेच हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस तरह से हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. ओके ओके फाइन। सो अभी हम क्या करते हैं? एक नया पेज ले लेते हैं। तो अभी बेसिकली इतना तो पता चल गया आपको कि एक प्रोसेसर लगता है कोई भी कंप्यूटर के अंदर, एक मेमोरी लगेगी और एक आईओ डिवाइस लगेगा और कुछ बस लगेगी। क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है Yes, सबको? Yes, yes. Processor, we have a memory, we have IO devices. Okay? उसके बाद अभी मुझको सिर्फ इतना बताओ कि प्रोसेसर ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेसर है, मेमोरी है, आईओ डिवाइस है, कंप्यूटर के टर्म में अगर बात करेंगे तो हमारे पास i7 होता है। ओके, मेमोरी की बात की जाए तो हमारे पास 12 कोड का अगर आप हार्ड डिस्क लेना चाहो या एसएसडी लेना चाहो तो उस फॉर्म में होता है। आईओ डिवाइसेस के बाद में अगर बात की जाए तो यूएसबी होता है, यूएसबी 2 पोर्ट होता है, यूएसबी 3 पोर्ट होता है, एटसेट्रा। एचडीएमआई पोर्ट होता है, बहुत सारे पोर्ट्स होता है आईओ पोर्ट्स के लिए। बराबर ना? यही सब होते हैं। इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक हमारे पास एक स्पेशल बोर्ड होता है। उस बोर्ड को क्या बोला जाता है? PCB. पीसीबी, या प्लेन लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो क्या बोला जाता है उसको? मदरबोर्ड, राइट? वी कॉल इट एज Motherboard. वी कॉल इट एज मदरबोर्ड। ओके, सो अगर आप मदरबोर्ड, अगर आप मार्केट में अगर पीसी बिल्ड करते हो तो यार मदरबोर्ड फॉर एमएसआई का होता है, एजूस का मदरबोर्ड होता है। ओके, डिफरेंट मॉडल्स में आता है, 450, 350। ओके, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ओके, सो ये जनरली मदरबोर्ड क्या होते हैं? अगर आप पीसी को अगर ओपन करोगे तो उसके अंदर एक बोर्ड होगा। उस बोर्ड के अंदर देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स जहाँ पे आपको प्रोसेसर रखना होता है। ओके, जहाँ पे आपको मेमोरी रखनी होती है, जहाँ पे आपको आईओ पोर्ट्स बने होते हैं। बराबर ना? ऐसे ही होता है हर एक मदरबोर्ड पे। Yes. Now tell me the size of the motherboard.
क्या वो मदरबोर्ड आप रिमोट में फिट कर पाओगे? नो। नो क्या वो मदरबोर्ड ओवन के अंदर डाल पाओगे? ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन में कैन वी पुट द मदरबोर्ड? नो, जनरली नो, यस राइट? डाल सकते हैं पर साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो जाएगा, जनरली साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर माइक्रोवेव ओवन अगर आप खोलते हो तो अंदर मदरबोर्ड नहीं रहता, अंदर वो वेसल डालने की जगह रहती है, वो अंदर से तो खाली रहता है बेसिकली, बराबर ना? और साइड में सब इंडक्शन रहता है, तो उसके अंदर मदरबोर्ड डालने की जगह तो रहेगी नहीं बेसिकली। सो ये जो क्या किया हमने, माइक्रो प्रोसेसर को फिर हमने एक नए सब्जेक्ट में डिफाइन किया कि अगर हम इस मदरबोर्ड को किसी हालत में छोटा कर पाए और उसी मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर भी हो, उसी मदरबोर्ड के अंदर मेमोरी भी हो और आईओ डिवाइसेस भी उसके साथ कनेक्टेड हो, सब कुछ एक साथ हो, तो उस डिवाइस को हम बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर है? सो व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर इज it holds a processor, it holds a memory, it holds a IO devices, plus it also holds a special unit which is called as timer/counter. okay, ये चार कंपोनेंट को अगर आप प्रोसेसर को एक मदरबोर्ड पे डाल पाओ और वो मदरबोर्ड की साइज छोटी हो, एक चिप के बराबर हो, उस चिप को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो प्रोसेसर जब हम बोलते हैं तो उस केस में हम सिर्फ ये प्रोसेसर की बात करते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो कंट्रोलर, इट इंक्लूड्स द प्रोसेसर, इट इंक्लूड्स द मेमोरी, इट इंक्लूड्स द टाइमर काउंटर, इट इंक्लूड्स द आईओ डिवाइस। क्लियर है? समझ में आया? ओके Yes, sir. I'll repeat again the whole thing. पुराने जमाने में जब कंप्यूटर बना था तो उसके अंदर एक प्रोसेसर था। उस प्रोसेसर को हम यूज नहीं कर पाते थे, हमें मेमोरी भी लगती थी, हमें आईओ डिवाइसेस भी लगते थे, हमें और भी बहुत सारे डिवाइसेस कंपोनेंट्स लगते थे। ये कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक मदरबोर्ड लगता था। ओके, सबको एक पेज पे लाने के लिए एक मदरबोर्ड लगता था। ये मदरबोर्ड की साइज बड़ी होती थी, ऑटोमेटिकली बड़ी होगी क्योंकि प्रोसेसर बड़ा है, मेमोरी बड़ी है, आईओ डिवाइसेस बड़ा है। ओके, सो ऑटोमेटिकली वो जो डिवाइस है उसका साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि हम एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम में इतनी जगह नहीं होती। वी टॉक अबाउट रिमोट, वी टॉक अबाउट माइक्रोवेव ओवन, वी टॉक अबाउट माउस, वी टॉक अबाउट कीबोर्ड के अंदर इतनी जगह नहीं कि आप उसके अंदर पूरा मदरबोर्ड डाल दो, आप i7 प्रोसेसर डाल दो, उसके अंदर फैन डाल दो, उसके अंदर AMD प्रोसेसर डाल दो। इतनी जगह नहीं होती एक कीबोर्ड या एक माउस के अंदर, आपको छोटी सी जगह है, कॉम्पैक्ट जगह है। तो साइंटिस्ट को लगा कि अगर हम एक ऐसा डिवाइस बना पाए जो कि मदरबोर्ड को रिप्लेस कर पाए विद अ सिंगल चिप, और उस चिप पे आपका प्रोसेसर भी हो, आपकी मेमोरी भी हो, आपका आईओ डिवाइस भी हो, आपका टाइमर काउंटर भी हो, तो उस चिप को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। सो माइक्रो कंट्रोलर इट आल्सो होल्ड्स प्रोसेसर इनटू इट। लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर से बिल्कुल अलग है। वो माइक्रो प्रोसेसर का लेवल का प्रोसेसर नहीं, वो एक टाइनी सा प्रोसेसर है जो कि नॉर्मल उस छोटी सी मेमोरी का जो भी प्रोसेसिंग करना होगा उसके लिए यूज होगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर का प्रोसेसर सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग चीज है। ओके, माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोसेसर होगा वो कम कैपेबिलिटी का प्रोसेसर होगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी भी होगी, आईओ डिवाइसेस भी होगा और टाइमर और काउंटर भी होगा। सब एक चिप पे होगा और उस चिप को माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? Yes, Is it clear sir. to you? Okay, I will try to go back to the PDF. अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो हाँ, अब हम लोग नॉर्मल PDF के थ्रू वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है, डेफिनेशन देखा जाओ तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, जीपीसी का यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में उसने, विच इज जनरल पर्पस कंप्यूटर, which can address memory and operate on 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit of data। इतने बिट के ऊपर डेटा पे वो परफॉर्म करता है। It consists of arithmetic, logical। ये डायग्राम आपको याद है क्या? ये अगर डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम आप सबको याद है? 8086 में हमने बनाया था। So, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये वाले पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर एक एक्यूमुलेटर होना जरूरी है, उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होना जरूरी है, उसके अंदर वर्किंग रजिस्टर होना जरूरी है, उसके अंदर टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट होना जरूरी है। एसपी फुल फॉर्म क्या है? एसपी का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपी? स्टैक पॉइंटर।
स्टैक pointer, पॉइंटर उसके, और पीसी का फुल फॉर्म program counter, प्रोग्राम काउंटर। सो ये दो स्पेसिफिक रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। देन देयर इज अ Program counter. देन देयर इज अ इंटरप्ट सर्किट आल्सो। तो ये सर्किट अगर एक आर्किटेक्चर है किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, ओके, माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी का एक आर्किटेक्चर, ओके। सो इस सर्किट को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। वहीं पे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है द म्यूसी इज एन ऑन चिप, यानी एक चिप है, ठीक है, थ्रू विच कंप्यूटर इज ऑप्टिमाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क करके देगा आपको, ओके। इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेसर अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंप्लीट कंप्यूटर। यानी कंप्लीट कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए जो सिस्टम लगेगा और वो एक चिप पे होगा, उस सिस्टम को हम माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। सो अगर माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम अगर आपको बनाने बोला जाए तो वो एक चिप है, आउटर बॉक्स में एक चिप बनी हुई है, देन देयर इज अ प्रोसेसर, देन देयर इज अ डेटा मेमोरी, देन देयर इज अ प्रोग्राम मेमोरी, देन देयर इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन देयर इज अ टाइमर। ये पूरा सब कुछ एक चिप पे डाल दिया, उस चिप को माइक्रो कंट्रोलर बोला जाएगा, ना कि प्रोसेसर को माइक्रो कंट्रोलर बोला जाएगा। सो प्लीज हैव अ क्लैरिटी इन दैट। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? yes sir, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सम मेमोरी। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो अगर आपको याद होगा जब हम माइक्रो प्रोसेसर बना रहे थे तो उसके अंदर मेमोरी हमेशा एक ही बनाते थे हम, एम के फॉर्म में, जहाँ पे डेटा भी स्टोर होता था और प्रोग्राम भी स्टोर होता था, बराबर ना? बराबर। yes, whereas in the case of microcontroller, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो चीज है, डेटा मेमोरी भी है और रोम भी है, दो अलग अलग मेमोरी हमने बनाया है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, अगर आपके पास मेमोरी दो अलग अलग है, एक डेटा स्टोर करता है, एक मेमोरी, एक प्रोग्राम, हार्वर्ड। इसको हार्वर्ड बोलते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हम यूज करते हैं उसको कौन सा आर्किटेक्चर बोलते हैं? One von वॉन Neumann, न्यूमन। ये याद रखना, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमेशा आपको हार्वर्ड आर्किटेक्चर मिलेगा और हमेशा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मिलेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yeah. ओके, नाउ विल Yes, गो sir. क्यों आखिर ऐसा करने की जरूरत पड़ी, उसके ऊपर जाते हैं। क्यों हमें डेटा मेमोरी अलग बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों हमें प्रोग्राम मेमोरी अलग बनाने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे ये रीजन है। पहले मुझे ये बताओ, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? रैम के अंदर आप रीड कर सकते हो, रीड, कैन यू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन इन रैम? ऑब्वियस ना, रैम Yes, मेमोरी है, रीड कर ही सकते हो। रोम के Read, write अंदर कर रीड कर सकते हो, रोम के अंदर रीड कर सकते हो, रोम के अंदर भी रीड कर सकते हैं, Yes. रैम के अंदर राइट कर Yes, सकते हैं, sir. कैन बी राइट इन रैम? Yes. व्हाट अबाउट रोम? Yes, रोम sir. के अंदर राइट कर पाएंगे? Nice. नहीं। नहीं, रोम के अंदर एक बार अगर आपने जो भी डाला वो कंप्लीट लाइफ लॉन्ग वो हमेशा वैसे ही रह जाएगा, बराबर ना? वी कैन नॉट पुट इनसाइड रोम के अंदर आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई रोम इज कॉल्ड एज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। Non-volatile. ROM is called as non-volatile, whereas RAM is called as volatile. Volatile. Volatile का मतलब क्या कि अगर पावर ऑफ किया तो उस RAM का सारा कंटेंट उड़ Vanish. जाएगा। ओके, ROM का क्या होगा, जो भी चीज आपकी होगी जब पावर ऑन करोगे वो वही चीज वापस उसी में रहेगी, बराबर ना? yes sir, ओके ओके, सो अगर आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हो, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल लेते हैं। वो ज्यादातर हर जगह पे वो एक एप्लीकेशन ऐसा है ना जो हर जगह यूज होएगा, तो ज्यादातर हमारे एग्जांपल में माइक्रो ओवन सही बैठता है, तो वी ट्राई टू टेक दैट एग्जांपल। और भी बाकी सब अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, समझाने के लिए ज्यादा आसान वही है। तो अगर माइक्रोवेव ओवन अगर आपके पास हो, उसके अंदर प्रोग्राम भी होगा, उसके अंदर डेटा भी होगा, या सिर्फ डेटा होगा या सिर्फ प्रोग्राम होगा? Does microwave oven has a program as well as data? Yeah, it only has a program. Yeah, it only has It a data. has What both. it has? it has both. It has both, right? So program क्या होगा आपके हिसाब से? What would be the program that is there in microwave oven? Heating. Program for Heating different program. modes. Program for different modes. जैसे अगर केक बेक करना है तो डायरेक्टली केक का बटन होता है, वो प्रेस करने से कन्वेक्शन ऑन हो जाता है, बराबर ना? There is a button फॉर नॉर्मल हीटिंग, नॉर्मल सिर्फ माइक्रोवेव का एक बटन रहता है, तो माइक्रोवेव का बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ वही वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बराबर ना? सो देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम दैट हैज टू बी स्टोर्ड, बराबर। और डेटा क्या होगा? व्हाट वुड बी द डेटा? व्हाट वुड बी द डेटा इन केस ऑफ माइक्रोवेव ओवन? The input we give, the data mode which we give.
बराबर। सो बेसिकली इनपुट क्या हो सकता है, जो आप टेम्परेचर सेट कर रहे हो, या अगर समझ लो अगर आपको पानी गर्म करना है फॉर 50 सेकेंड, तो आप वो नॉब पे जाके 50 सेकेंड आप सेट करते हो, बराबर। सो ये जो आप 50 सेकेंड दे रहे हो, दैट इज योर डेटा। दैट 50 सेकेंड इज पुट इनटू माइक्रोवेव के प्रोग्राम के अंदर, और उतनी देर तक वो माइक्रोवेव ओवन को चालू करता है, बराबर ना। सो दैट डेटा इज व्हाट यू आर पासिंग। सो इट हैज बोथ डेटा आल्सो, इट हैज बोथ प्रोग्राम आल्सो। सो मुझे सिर्फ इतना बताओ, प्रोग्राम जो है आपका माइक्रोवेव ओवन का, उसको मैं कहां पे स्टोर करूंगा? शुड आई स्टोर इट इन रैम और शुड आई स्टोर इट इन रोम, एंड व्हाई? ROM. ROM. And why? The ROM Why ज्यादा ROM? Why ज्यादा not RAM? कुछ Why चेंज हो, not in RAM? Why cannot? रैम में कुछ चेंज हो गया Why cannot गलती I से store? तो वो डेटा उठ जाएगा। Okay, डेटा उड़ जाएगा। Okay, fine. मेरे को सिर्फ इतना बताओ, आपने खाना माइक्रोवेव ओवन किस लिए खरीदा है? खाना बनाने के लिए, राइट? अगर आपने पावर ऑफ कर दिया और रैम में प्रोग्राम डाल दिया, पावर ऑफ कर दिया, वो खाना बनाना ही भूल जाएगा। खाना बनता कैसे, बराबर ना। अगर यस, वॉशिंग मशीन खरीदा, उसका प्रोग्राम अगर आपने रैम में डाल दिया, रैम में डालने के बाद अगर आपने पावर ऑफ कर दिया, पहले ठीक है, पहली बार पावर ऑन किया, रैम में डाला, सब चलेगा बराबर। पावर ऑफ करते ही वो रैम का सारा डेटा उड़ा देगा। रैम के अंदर ही तो मेन प्रोग्राम था आपका, तो अब वो घूमेगा कैसे, या वो उतनी देर तक वॉश कैसे करेगा? सो वो पूरा का पूरा उसका मेमोरी लूज हो जाएगी, बराबर ना। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज मेक टू डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरीज। एक होती है प्रोग्राम मेमोरी, एक होती है डेटा मेमोरी। सो जो प्रोग्राम जो आपका डिवाइस को हमेशा करवाना है, जिसको आप कभी भुला नहीं सकते, that should always come into अरे टाइम हो गया क्या हमारा? यस सर, इट्स सर, 45। तो बताते Yes, क्यों नहीं यार, sir, हो तुम बताओ ना यार कम से कम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए मेरे को एक्चुअली विवेक सर का कॉल आ रहा था, उनका शायद लेक्चर है मेरे ख्याल से इसके बाद। फाइन। सो सिर्फ अभी मैं फटाफट एक जुमले में बता देता हूँ। रैम जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए आता है, क्योंकि डेटा हमेशा वोलेटाइल होता है आपका, वो हमेशा उड़ता रहेगा। रोम जो है वो आपका प्रोग्राम जो है हमेशा, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा फिक्स रखना है आपको, उसको आपको चेंज नहीं करना है, इसलिए हमेशा वो रोम में रहेगा। इसलिए हमेशा हम लोग हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में फॉलो करते हैं, whereas in the case of normal computer we always follow which type of architecture? वन Which type of न्यूमन। architecture? von Neumann. Clear है? Is it clear to you? आप सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है? Does anybody has any doubt? No. Okay. How come 68 people are there in today's lecture? I will just take a quick screenshot. दो मुझे अगर इंक्लूड किया तो 66 people टोटल कितना है स्ट्रेंथ? 65 है ना मेरे ख्याल से अंकिता? सर वो पाउच वाले भी है ना। 100. बट आउटसाइड तो अलाउड ही नहीं है, आउटसाइड तो मतलब मेरे परमिशन के बिना अलाउड नहीं है। हाउ कम 68 है आज? ठीक है, देखता हूँ मैं इसके ऊपर। आई विल जस्ट टेक अ क्विक नेम ओवर हियर, सो मुझे आगे अटेंडेंस डालने में ज्यादा होगा। आरती, आर यू प्रेजेंट? Yes. अभिषेक, Yes. आदर्श, आदर्श, Yes, sir. अजय, Yes, sir. अनिकेत, Yes, sir. अंकित, अंकित, Yes, sir. अंकिता, यस सर। अनुज, अनुज, सर अनुज ने चैट पे डाला है। ओके। सो अनुज को ये बोलना है कि उसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, उसको इन्फॉर्म कर देना एक बार। सर उसने उसने chat चैट पे पे डाला है। मैसेज डाला है। ओके, माइक बंद कर। फाइन फाइन, ठीक है। सो इफ अनुज इज लिसनिंग, प्लीज मेक श्योर कि आप जो अपना ये है अटेंड गूगल क्लासरूम है, प्लीज आप वो उसको ज्वाइन कर सको, कर लो, ठीक है। देन इधर तक गए थे या किसी ने? हाँ, अनुज के बाद आरती, Present. आशीष, Yes, sir. अशोक, Present, sir. आशुतोष, प्रेजेंट सर। आयुष, Present, sir. चिन्मय, 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 okay, fine. I will look into, if you're writing into chat, I will look at it later. Chirag, Present, sir. Darshan,
Present, sir. Deepak. Deepak. If your mic is not connected, you can write down any chat. I will. Okay, I will look into the chat later. Okay. Devanshu. Present, sir. Devarshi. Present, sir. Devarshi. Present, sir. Okay. Dhanashri. Dharmik. Dharmik. Dhaval. Dhaval. Divya. Present, Divya. sir. Okay. Hitesh. Hitesh. Present, sir. Ritika. Present, sir. Present, sir. Rutvik. Present, sir. Kamal. Present, sir. Kunal. Present, sir. Kunal. Present, sir. Present, sir. Manasvi. Present, sir. Meet. Present, sir. Monu. Present, sir. Neil. Present, sir. Nida. Nida. Fine. You just add your chat in your chat. You write it down. Okay. If you're not able to connect to your microphone. Nikita. Present, sir. Om. Present, sir. ओम लेक्चर इधर ही रहेगा, मीट में कॉलेज मत जाना. हाँ, सर. ओके ओके. ओमकार. Present, sir. पार्थ. Present, sir. प्रतीक्षा. प्रतीक्षा. ओके. प्रिया. Present, sir. राहुल. Present, sir. रक्षित. Present, sir. ऋतिक. Present, sir. समर्थ. Present, present. संतोषी. Present, sir. साइली. साइली. शर्मिष्ठा. Present, present, sir. शर्मिष्ठा. शिखा. शिवानी. शिवानी. शोएब. Present, sir. शुभम. Present, sir. श्वेता. Present, sir. सिद्धि. Present, sir. स्मित. Present, sir. स्मिति बारी. Present, sir. सौरभ. सौरभ. सुप्रिया. Present, sir. सुशांत. सुशांत. स्वप्निल. Present, sir. तपस्या. Present, sir. तेजस. Present, sir. पुनीता. Present, sir. तुषार. Present, sir. वैशक. Present, sir. विकास. Okay, Vikas has written Yash. Present, sir. Okay, fine. So next time, all of you please try to change your DP or display picture on your icon. Please, it would be much better to see who is joining the class. Okay, thank you guys. Thank you so much. Sorry for being so late. Okay, sorry for taking till 7 minutes. I've taken your extra. Sorry for that. You can leave. Thank you guys. Thank you, sir. Mhm.